हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है ऑरिजिन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। अगर आप फ्यूचर में डॉक्टर बनने जा रहे हैं, एमबीबीएस करेंगे, एमएस करेंगे, एमडी करेंगे, इन सारे कोर्सेज के दौरान आपको ये जरूर हेल्प करेगा। तो इसको उतने ही प्यार से पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी न्यूरॉन अगर हमारे अंदर नर्व इंपल्स कंडक्ट करता है तो नर्व इंपल्स स्टिमुलस के आने के बाद कैसे कंडक्ट होता है, या न्यूरॉन विदाउट स्टिमुलस कैसे रिस्पॉन्ड करता है, या कैसे किस पोजीशन में रहता है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारा टॉपिक है ऑरिजिन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। इसके लिए स्टार्ट करते हैं ऑरिजिन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। तो पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं न्यूरॉन का, जो कि आपको थोड़ा सा और पहले से ही जनरली आइडिया है कि हमारा न्यूरॉन दिखता कैसा है। तो एक न्यूरॉन का जनरल सा डायग्राम बना दूं तो हम बेसिकली इसको न्यूरॉन कहा करते थे, और इस पार्ट को हम क्या कहा करते थे, साइटोन, सेल बॉडी या साइटोन। इसी से वेरियस प्रोसेस निकले होते थे, क्योंकि जब भी हम न्यूरॉन पढ़ा करते थे तो न्यूरॉन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते थे। एक को बोलते थे सेल बॉडी और दूसरे को बोलते थे प्रोसेस। सेल बॉडी और दूसरे को बोलते थे क्या, प्रोसेस। और प्रोसेस जब हम पढ़ा करते थे तो प्रोसेस को दो पार्ट में डिवाइड किया करते थे। प्रोसेस को बोलते थे एफरेंट प्रोसेस और इफरेंट प्रोसेस। एफरेंट और इफरेंट बोला करते थे। एफरेंट बोलने का मतलब यह है कि कोई भी ऐसा प्रोसेस जो नर्व इंपल्सेस को टुवर्ड्स द साइटोन लाए, उसे हम बोलते थे एफरेंट। तो जैसा कि हमने इसका एफरेंट का एग्जांपल देखा है और जानते भी हैं कि डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन्स इसके एग्जांपल होते हैं, डेंड्राइट्स और डेंड्रॉन। उसी तरह इफरेंट की बात करें अगर, तो इफरेंट में क्या होता है, साइटोन से नर्व इंपल्स को दूर ले जाने वाला जो काम करता है, जो भी प्रोसेस काम करता है, उसे हम बोलते हैं इफरेंट। तो उसका एग्जांपल हुआ करता था एक्सॉन। तो हम देखते हैं कि नर्व इंपल्स बेसिकली जिसको हम बोल रहे हैं कि नर्व इंपल्स साइटोन की तरफ आ रहा है या नर्व इंपल्स साइटोन से दूर जा रहा है। तो आखिर में नर्व इंपल्स है क्या और कैसे जनरेट होता है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम एक बेसिक सा डायग्राम बनाएं। जैसे मान लीजिए कि हमने एक न्यूरॉन लिया और इसको कट करने की, किसी भी पार्ट से हम कट कर सकते हैं इस न्यूरॉन को। मान लीजिए हमने इस पार्ट से न्यूरॉन को कट किया, तो हम जानना चाहेंगे कि क्या होता है न्यूरॉन में जब वो एकदम कोई स्टिमुलस उसके कांटेक्ट में नहीं आया, यानी कोई स्टिमुलस नहीं है, तो क्या हो रहा होगा। इस न्यूरॉन को हमने कट किया और हम देखने का प्रयास करेंगे इसे। तो मान लीजिए कि हमने न्यूरॉन को इतनी मोटाई से दिखाना स्टार्ट किया, हम बोल रहे हैं कि हमारा न्यूरॉन है। चलिए हम सिलेंड्रिकल बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आए ऐसे। तो एक जॉन वाला पार्ट हमने दिखाने का प्रयास किया। अच्छा, एक बात तो ध्यान होगा कि एक जॉन के मेम्ब्रेन को हम लोग एक्सोलेमा कहा करते थे, एक्सोलेमा कहा करते थे। और जो एक्सॉन का साइटोप्लाज्म होता है उसे हम क्या करते हैं, एक्सोप्लाज्म। तो सिंपल सी बात है कि एक्सॉन के अंदर की अगर हम बात करेंगे तो एक्सॉन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करेंगे तो इसका आईसीएफ होगा, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। और एक्सॉन के बाहर का अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ये ईसीएफ की तरह एक्ट करेगा, समझ सकते हैं, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो आईसीएफ और ईसीएफ, या आईसीएफ कहने का मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूरॉन बट न्यूरॉन के अंदर, और ईसीएफ कहने का मतलब क्या है कि हम न्यूरॉन के बारे में ही बात कर रहे हैं लेकिन न्यूरॉन के बाहर। तो आईसीएफ और ईसीएफ का जिक्र कर रहे हैं। तो नॉर्मली अगर हम किसी न्यूरॉन को कट करें तो हमें दिखाई देगा कि जो न्यूरॉन होता है उसके आईसीएफ में यानी एक्सोप्लाज्म में क्या होता है कि सोडियम प्लस, यहां पे अंदर देखेंगे तो पोटेशियम और निगेटिवली चार्ज प्रोटीन। तो न्यूरॉन के अंदर देखेंगे तो पोटेशियम एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन आर 30 टाइम्स, लगभग 30 गुना ज्यादा होती हैं इन कंपेयर टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। 30 गुना ज्यादा कहने का मेरा बस एक ही मतलब है कि अगर ईसीएफ में 1 पोटेशियम है तो आईसीएफ में 30 पोटेशियम होगा। अगर ईसीएफ में 10 पोटेशियम है तो आईसीएफ में 300 पोटेशियम होंगे। अगर ईसीएफ में 1 प्रोटीन है तो आईसीएफ में 30 प्रोटीन होंगे। अगर ईसीएफ में 10 प्रोटीन है तो आईसीएफ में 300 प्रोटीन्स होंगे। सेम कहानी अगर ईसीएफ के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ईसीएफ में हमारे यानी एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन ज्यादा होते हैं इन कंपेयर टू आईसीएफ। और कितना ज्यादा होते हैं, लगभग 10 गुना ज्यादा होते हैं, लगभग 10 गुना ज्यादा होते हैं। तो आपको भी पता होगा कि इन आयंस की टेंडेंसी होती है कि आयंस हैविंग टेंडेंसी टू मूव अक्रॉस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी जो जहां पे ज्यादा है वहां से कम की तरफ मूव करने की चाहत रखता होगा।
तो सिंपल सी बात है कि अगर हम दोनों में आईसीएफ और ईसीएफ में कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या होगा, ईसीएफ में जो ज्यादा है वो आईसीएफ की ओर जाने का प्रयास करता होगा, और जो आईसीएफ में ज्यादा है वो ईसीएफ की ओर जाने का प्रयास करता होगा। इन सेम कॉन्टेक्स्ट अगर हम बात करें तो आईसीएफ से के प्लस और प्रोटीन्स इधर मूव करने का यानी ईसीएफ की ओर जाने का प्रयास करते होंगे, और ईसीएफ से सोडियम और क्लोराइड आयन आईसीएफ की तरफ जाने का प्रयास करते होंगे। सिंपल सी बात, क्योंकि इनके बीच में एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एग्री कर रहा है। अगर हम इसी बात को थोड़ा सा और इलाबोरेट करके समझना चाहें और इस डायग्राम को थोड़ा और बड़ा बना के केवल इसी बात पे फोकस करें कि हमने एक जो एक्सॉन लिया, कट किया इसे, और हमें इतनी बात पता चल गई है कि अगर हम आईसीएफ की बात कर रहे हैं यानी वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सोप्लाज्म एंड ईसीएफ की बात कर रहे हैं तो बाहर एक्सॉन के। हम बोला करते थे कि यहाँ पे K प्लस 30 टाइम्स ज्यादा है और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन जिसे कि माइनस P से दिखा रहा है वो 30 गुना ज्यादा है आईसीएफ के अंदर। यहाँ आईसीएफ मेंशन कर लेते हैं, यहाँ ईसीएफ मेंशन कर लेते हैं, यहाँ ईसीएफ मेंशन कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं किसके कॉन्टेक्स्ट में, न्यूरॉन के। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे ईसीएफ में सोडियम प्लस और क्लोराइड आयन ज्यादा थे 30 गुना। अच्छा ध्यान दीजिएगा कि जो आईसीएफ के अंदर पोटेशियम और निगेटिवली चार्ज प्रोटीन होते हैं, इनका जो वास्ता या जो रिलेशनशिप होता है जस्ट लाइक अ हस्बैंड एंड वाइफ, एक हस्बैंड एंड वाइफ की तरह होते हैं, एक बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड इमेजिन कर सकते हैं बस समझने के पर्पज से। या ईसीएफ के अंदर जो सोडियम और क्लोराइड हैं उनका भी वास्ता, क्योंकि ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज हैं, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे से जुड़े होंगे पोटेशियम प्रोटीन के साथ आईसीएफ में और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम क्लोराइड के साथ। अच्छा, इनकी सबकी टेंडेंसी भी होगी कि जहां ज्यादा है वहां से कम की ओर मूव करने का प्रयास करते होंगे, यानी पोटेशियम और प्रोटीन ये जाना चाहते होंगे कहाँ, ईसीएफ में, और सोडियम और क्लोराइड जाना चाहते होंगे कहाँ, आईसीएफ में, और जाते भी होंगे और जाने का प्रयास भी करते होंगे। लेकिन जैसे ही इनको जाने के लिए बाहर या इनको अंदर आने के लिए एक चीज को फेस करना पड़ेगा एंड दैट इज हमारे एक्सोलेमा साहब। एक्सोलेमा को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि इनको जब क्रॉस करेंगे तभी ये बाहर या ये अंदर आ सकते हैं। तो जब एक्सोलेमा के पास पहुंचते हैं चारों, यानी पहुंचते तो चारों होंगे, सिंपल सी बात है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलावा मूव करते होंगे। जब ये पहुंचते हैं यहाँ पे तो दिस एक्सोलेमा in normal condition this exolemma allow only K plus to go outside the cell। जो एक्सोलेमा है वो केवल K प्लस को बोलता है कि साहब बस आप बाहर जा सकते हैं, साहब बस आप बाहर जा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि हमने बोला था कि जो एक K प्लस है और जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है आईसीएफ के अंदर वो एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं। तो K प्लस बाहर जाता होगा तो सिंपल सी बात है कि अगर गर्लफ्रेंड या बीबी हो तो साथ में वो भी जाएगी, बाहर जाने का प्रयास जरूर करेगी, तो प्रोटीन भी चल देती है। लेकिन प्रोटीन को एक्सोलेमा अलाउ नहीं करता है, लेकिन फिर भी आपस में एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे को जकड़े हुए होते हैं। तो K प्लस बाहर तो जा पाते हैं ड्यू टू परमेबिलिटी, बट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेटेड बाय नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन ये बाहर जाते हैं। लेकिन कितना बाहर जाते हैं, तो ये सरफेस पे जाके अढेयर हो जाते हैं उस पार, क्योंकि अंदर से प्रोटीन उन्हें खींच रही होती है। ठीक है, तो अगर K प्लस बाहर जाएगा तो सिंपल सी बात है कि एक पॉजिटिव आयन बाहर जाएगा तो बाहर की तरफ प्लस और अंदर की तरफ इधर नेगेटिव चार्ज प्रोटीन इधर सरफेस के मेम्ब्रेन के इस तरफ रहेगी तो अंदर की तरफ माइनस, एक पोल जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। हम नॉर्मल सिचुएशन में बात कर रहे हैं, तो बाहर जाने की वजह से बाहर की तरफ पॉजिटिव और आईसीएफ के अंदर नेगेटिव जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, एक पोल जनरेट हो जाएगा, दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज पोलराइज्ड स्टेट। आपसे सवाल जो नीट में पूछा जाता है, इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो पूछा जाता है कि पोलराइजेशन अकर्स ड्यू टू, पोलराइजेशन क्यों होता है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पोलराइजेशन केवल और केवल हो रहा है, टेंडेंसी तो चारों की है बाहर और अंदर आने की, लेकिन यहाँ पोलराइजेशन जो हो रहा है दैट इज ओनली ड्यू टू द ई फ्लक्स ऑफ K प्लस आयन, केवल पोटेशियम के बाहर जाने की वजह से, क्योंकि इस समय मेम्ब्रेन केवल पोटेशियम को अलाउ कर रहा है कि भैया आप केवल बाहर जा सकते हैं।
इसकी वजह से यहाँ ई फ्लक्स हो रहा है और एक पोल जनरेट हो रहा है। तो पोलराइजेशन अकर्स ड्यू टू ओनली एंड ओनली बाय द ई फ्लक्स ऑफ के प्लस आयन। जब भी आपसे इस तरह के सवाल पूछे जाएं तो आप याद रखिएगा सोडियम क्लोराइड पोटेशियम प्रोटीन इन चारों में से पोलराइजेशन जो कॉज कर रहा है दैट इज ओनली ड्यू टू द ई फ्लक्स ऑफ के प्लस आयन। के प्लस बाहर जाना स्टार्ट कर दिए। के प्लस बाहर जब जाना स्टार्ट करेंगे तो एक और हाइपोथेटिकल कंडीशन के बारे में अगर हम सोचें तो जैसे जैसे के प्लस बाहर जाएंगे, के प्लस बाहर अपने साथ पॉजिटिव चार्ज को लेके जा रहे हैं तो अंदर की तरफ एक निगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी आईसीएफ में एक निगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए जस्ट सपोज करिए कि अगर एक के प्लस बाहर जाता हो तो अंदर की तरफ -1 मिली वोल्ट का चेंज हो रहा है। तो जैसे जैसे फर्दर एक के प्लस बाहर निकलते जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, घटता चला जाएगा नेगेटिव में। आईसीएफ के अंदर -1 मिली वोल्ट, -2 मिली वोल्ट, -3 मिली वोल्ट, -40, -50, -60, -80। लेकिन कब तक ये के प्लस बाहर जाएंगे? तो एक रेंज लेते हैं -60 से -90, -60 से -90। तो हम कॉमनली बोलते हैं इसे क्या, -70। जैसे ही इतना पोटेशियम आयन बाहर चले जाएं कि आईसीएफ के अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो लगभग इतना जनरेट हो जाए, -70 मिली वोल्ट जनरेट हो जाए आईसीएफ के अंदर निगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि जब भी हम कोई बात कर रहे होंगे तो हम केवल आईसीएफ के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे होंगे, चाहे वो पोलराइजेशन की बात कर रहे हो, चाहे डीपोलराइजेशन की बात करेंगे, चाहे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, चाहे एक्शन पोटेंशियल, जिस चीज का भी जिक्र करेंगे बस आपको ध्यान बस इतना रखना है कि हम बात केवल आईसीएफ के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, ईसीएफ के कॉन्टेक्स्ट में नहीं करेंगे। चाहे वो जनरेशन हो, चाहे वो कंडक्शन हो, चाहे वो ट्रांसमिशन हो नर्व इंपल्स का। तो जैसे जैसे के प्लस बाहर जाएगा निगेटिवली चार्ज डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, आईसीएफ के अंदर निगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो -70 मिली वोल्ट हमने एक कॉमन ले लिया। इसके बाद होता क्या, इसके बाद इस मेम्ब्रेन का जो नेचर है जिसे हम एक्सोप्लाज्म कहा करते थे, एक्सोलेमा कहा करते थे, इस एक्सोलेमा जैसे मान लीजिए कि आप बहुत शैतानी कर रहे हैं, बहुत शैतानी कर रहे हैं, लेकिन कब तक, कोई तो होगा घर का गार्जियन जो देखेगा ना बेटा अब नहीं शैतानी करने देंगे तुम्हें, अब नहीं जाने देंगे बाहर, बहुत घूम लिए, 1 घंटा खेले आप घर में, 2 घंटा खेले घर में, 3 घंटा खेले घर में, लेकिन जैसे ही एक कंडीशन ऐसी आई नहीं बेटा अब नहीं तुम्हें खेलने देंगे, बहुत हो गया दिन भर की नौटंकी, तो फिर होगा क्या, यहाँ पे क्या होगा, एक्सोलेमा पे एक सो कॉल्ड एंजाइम होता है जिसे हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम, सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम, जिसे हम अपनी भाषा में जिसे बचपन से पढ़ रहे होते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप। ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ कोई पंप खड़ा रहता है कि पंप करता है पुश करता है। इस सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम जो होता है के प्लस के फर्दर मूवमेंट को रोकता है कि बेटा अब तो तुम्हें नहीं जाने देंगे बाहर, बहुत हो लिए बाहर, अब तुम्हें बाहर नहीं जाने देंगे। और इस सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम -70 मिलीवोल्ट या -60 से -90 मिलीवोल्ट, जैसे ही सेल, हर सेल का अपना अलग होता है, लेकिन -70 मिलीवोल्ट को हम कॉमनली रखते हैं। जैसे ही -70 मिलीवोल्ट पहुंचता है हमारे आईसीएफ के अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस, ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम एक्टिवेट होता है और अब फर्दर अगर कोई के प्लस बाहर गया तो जस्ट कॉलर पकड़ के कहता है नहीं बेटा अब अंदर चलो, नहीं बेटा अब अंदर चलो, नहीं बेटा अब अंदर चलो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इस मोमेंट से समझ रहे होंगे आप कि अगर इस तरह पकड़ के बाहर से अंदर फेंक रहा होगा तो दैट इज एन एक्टिव प्रोसेस। यानी ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम या सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है एक्टिवली पुश करता है के प्लस को बाहर से अंदर की तरफ, और -70 मिलीवोल्ट को क्या करता है, मेंटेन रखता है। और इसी -70 मिलीवोल्ट को हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, आरएमपी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन है आपके पास कि पोलराइजेशन क्यों हुआ, तो पोलराइजेशन क्यों हुआ ड्यू टू द इफ्लक्स ऑफ के प्लस आयन। दूसरा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है, दैट इज -70 मिलीवोल्ट। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन कौन करता है, दैट इज सोडियम पोटेशियम पंप। एक नॉर्मली चल रहा है, अभी कोई स्टिमुलस का आगाज नहीं हुआ इस एक्सॉन के पास। आरएमपी को मेंटेन रखने के लिए, यानी इस -70 मिलीवोल्ट को मेंटेन रखने के लिए ये जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम है अपनी बहुत सारी एनर्जी खर्च करता है। लगभग एक न्यूरॉन 30% ऑफ इट्स एनर्जी
केवल इसलिए खर्च करता है कि वो आरएमपी को मेंटेन कर सके, टू मेंटेन आरएमपी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ताकि वो रेस्ट में रह सके। यानी जब तक हमारे पास स्टिमुलस नहीं आया है तब तक ऐसी कहानी चलती होगी, और जो हमारा न्यूरॉन है या जो भी सेल है वो हमारे पोलराइज स्टेट में रहती होगी। और क्यों रहती होगी? क्योंकि जो हमारा एक्सोलेमा है दैट इज ओनली परमिएबल फॉर के प्लस आयन, और के प्लस आयन के बाहर जाने की वजह से एक पोल जनरेट होता है, निगेटिव अंदर की तरफ और पॉजिटिव बाहर की तरफ। इसी स्टेट को हम बोलते हैं पोलराइज्ड स्टेट। क्लियर है? अब हम देखते हैं कि क्या होगा जब कोई स्टिमुलस आएगा। ये तो हमने आरएमपी की बात कर ली। अब सपोज करिए कि इसी न्यूरॉन को हमने कोई स्टिमुलस दिया, बहुत देर से हम न्यूरॉन को खड़ा रखे थे एक्सॉन को, अब हम थोड़ा लेटा लेते हैं। हम थोड़ा क्या करते हैं कि बेटा तुम लेट जाओ, थोड़ा टाइम लगेगा इस बात को समझने में। अभी तक यानी अभी तक के सिचुएशन या हालात को हम देखें तो हमने बस इतना बोला था कि नॉर्मल स्टेट में क्या होगा कि बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव होगा, और सेल को हम बोल रहे होंगे कि दैट इज इन द पोलराइज्ड स्टेट। और चूंकि -70 मिली वोल्ट अटेन करते ही हमारा सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम क्या होगा, एक्टिवेट हो गया होगा, तो आईसीएफ के अंदर वो इतना मेंटेन रखता होगा, क्योंकि फर्दर इसके बाद अगर कोई के प्लस मूव करता होगा तो इसे एक्टिवली अंदर आईसीएफ के अंदर पुश करके भेज देता होगा। क्लियर सी बात है? याद रखिएगा कि जब भी हम बात करते हैं सोडियम पोटेशियम पंप का तो बहुत लोग गलत आंसर करते हैं इसका। अगर हम सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम की बात करें तो एंजाइम की जब भी हम बात करते हैं तो एंजाइम के पास एक्टिव साइट्स होती हैं। तो अगर हम सोडियम पोटेशियम की बात करें पंप की, या एंजाइम की बात करें सोडियम पोटेशियम एटीपेज की, तो अगर हम इसको स्ट्रक्चरली देखें तो उसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है। आगे की तरफ 2 सीट, हमारे 4 व्हीलर कार की तरफ होता है एकदम, और पीछे की तरफ 3 सीट। अच्छा, ये याद होगा कि सोडियम और पोटेशियम दोनों सेम ग्रुप के एलिमेंट हैं, लेकिन जैसे ही ग्रुप में हम डाउन जाते हैं साइज इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज ऐसे ही लगा होता है, और आगे की तरफ 2 सीट और पीछे की तरफ 3 सीट, क्योंकि साइज में डिफरेंस। तो जैसे ही कोई के प्लस मूव करता है, एक के प्लस को अपने पास अटैच करता है और एक्टिवली रोटेट करता है 180 डिग्री। 180 डिग्री जब रोटेट करता है तो 2 पोटेशियम अंदर आ जाते हैं, लेकिन साथ में ही ये 3 सोडियम बाहर चले जाते हैं। अब कंफ्यूजन यहीं से स्टार्ट होती है। याद रखिएगा कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है दैट इज मेंटेन बाय द सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम, लेकिन पोलराइजेशन के लिए ओनली एंड ओनली वन थिंग रिस्पॉन्सिबल था, दैट इज द ई फ्लक्स ऑफ के प्लस आयन। या सोडियम का कोई रोल नहीं है, क्योंकि जब तक ये -70 मिली वोल्ट नहीं पहुंचेगा तब तक हमारा सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम एक्टिवेट नहीं होगा। तो जब पूछा था कि पोलराइजेशन अकर्स ड्यू टू, तो आप अक्सर लड़के आंसर करते हैं ड्यू टू इफ्लक्स ऑफ के प्लस आयन और इनफ्लक्स ऑफ, या इनफ्लक्स ऑफ के प्लस आयन, और ऐसे बोला करते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि पोलराइजेशन एक शादी में तवज्जो बस दूल्हे को दी जाती है, बारातियों को नहीं। यानी यहाँ जो पोलराइजेशन अचीव किया है हमने, यहाँ जो पोलराइजेशन हुआ है वो केवल और केवल के प्लस के मूवमेंट से हुआ है, सोडियम का यहाँ कोई रोल नहीं है। क्लियर है? ठीक है। ऐसा यानी नॉर्मल कंडीशन में हो रहा होगा जब हमारे इस एक्सॉन के पास या इस न्यूरॉन के पास कोई स्टिमुलस नहीं आया होगा तब। चलिए अब हम बात करें कि चलिए अपकमिंग ऑफ स्टिमुलस। अब स्टिमुलस आ गया हमारे पास, हम बोल रहे हैं कि जो नॉर्मली हमारा एक्सॉन इस स्टेट में लाई कर रहा था, नॉर्मली किस स्टेट में लाई कर रहा था कि अंदर -70 मिली वोल्ट। क्यों? क्योंकि पोटेशियम बाहर गया था और उसको नेगेटिव चार्ज प्रोटीन ने पकड़ा हुआ था। ऐसे ऐसे था माहौल, ऐसे था माहौल, ऐसे था माहौल। सपोज करिए कोई स्टिमुलस आया, चलो स्टिमुलस का कलर क्या करते हैं हम चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए हम दिखा रहे हैं कि कोई स्टिमुलस आया किसी पॉइंट पे, मान लीजिए स्टिमुलस आया। अब स्टिमुलस आ गया भाई साहब, तो जैसे ही स्टिमुलस आया, सपोज आप अपनी कोचिंग ही सपोज कर लीजिए कि आपके कोचिंग पे कोई गार्ड लगा हुआ जो देखता है कि आपने फीस जमा किया कि नहीं किया। फीस जमा किया आप अंदर जाओ, फीस नहीं जमा किया बाहर जाओ। तो एक्चुअली को इनिशियली ऐसे सपोज कर लीजिए,
कि जो लेमा केवल के प्लस को कह रहा है कि भैया आप बाहर जा सकते हो, बाकी लोग से मेरा कोई याराना नहीं है। लेकिन जो स्टिमुलस आया, उसने ये जो आपके गार्ड साहब थे, जो कि इन आयंस के मूवमेंट को क्या कर रहे थे, गाइड कर रहे थे, वो उनका नेचर चेंज हो जाता है। नाउ दिस एक्सोलेमा on upcoming of stimulus, now this exolemma will become change, the nature of the exolemma will become change। और इस समय क्या होगा, स्टिमुलस के आने पे दिस एक्सोलेमा बिकम्स परमिएबल फॉर सोडियम आयन। जैसे ही स्टिमुलस आएगा, ये जो हमारा एक्सोलेमा है वो सोडियम आयन को अंदर अलाउ करेगा। अभी तक जो किसके लिए था अलाउ, केवल के प्लस के लिए। तो ऑन अपकमिंग ऑफ स्टिमुलस, यहां लिख भी लें ताकि आप नोट करते रहें, ऑन अपकमिंग ऑफ स्टिमुलस, स्टिमुलस the nature of exolemma change, and now it will permeable for सोडियम आयन। सोडियम आयन के लिए परमिएबल हो जाएगा, जो अभी तक किसके लिए था, पोटेशियम के लिए था। चलिए देखते हैं माहौल क्या बनेगा अगर ऐसा हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा तो माहौल को अगर हम कंपेयर करें, जैसे मान लीजिए कि हमने माहौल को कंपेयर किया, ऐसा होने के बाद अगर हमने माहौल को कंपेयर किया तो जस्ट सोचिए कि अभी स्टिमुलस नहीं आया है, तो बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। क्यों? क्योंकि बाहर के प्लस है, अंदर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज प्रोटीन है। बाहर के प्लस अंदर नेगेटिव चार्ज प्रोटीन, बाहर के प्लस अंदर नेगेटिव चार्ज प्रोटीन, ऐसा माहौल बना हुआ है। हमने बोला कि अब क्या आ गया, स्टिमुलस आ गया। स्टिमुलस के आने पे कलर क्या करते हैं, थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाए। अब आ गया स्टिमुलस। कौन आ गया भाई, स्टिमुलस आ गया। अच्छा, जैसे स्टिमुलस आया, मान लीजिए इस पॉइंट पे हमने बोला कि यहाँ पे स्टिमुलस आया, हमने बोला कि इस पॉइंट पे अगर केवल सोचें, इसी पॉइंट के कॉन्टेक्स्ट में सोचें, तो जैसे ही स्टिमुलस आएगा, जैसे ही स्टिमुलस आएगा क्या होगा, दिस मेम्ब्रेन विल बिकम परमिएबल फॉर सोडियम आयन। अब ये मेम्ब्रेन जो हो जाएगी वो सोडियम आयन को अंदर जाने देगी। अच्छा, याद रखिएगा, जब सोडियम आयन अंदर जाने आएंगे तो क्या होगा, जब सोडियम आयन अंदर आएंगे तो सिंपल सी बात है, इस पॉइंट को केवल लेके अगर हम सोचें, इस पॉइंट को ही केवल लेके सोचें, तो जब सोडियम अंदर आएगा दोस्त, तो उसकी गर्लफ्रेंड मासूका भी तो उसके साथ होगी, होगी। चलिए, तो सोडियम आयन अंदर आया, Na+ अंदर आया, जब Na+ अंदर आना चालू करेगा तो इनके साथ Cl भी तो आ रही होगी, लेकिन ये मेम्ब्रेन केवल किसको अलाउ करेगा, सोडियम को। मैडम से कहेगा कि आप बाहर ही रुकिए, तो सोडियम अंदर तो जाएंगे, लेकिन ड्यू टू स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेटेड बाय नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन एंड दैट इज क्लोराइड, ये सरफेस पे ही अडेयर हो जाएंगे। तो अंदर की तरफ सोडियम की वजह से पॉजिटिव और बाहर की तरफ क्लोराइड की वजह से नेगेटिव। इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन स्टार्ट। याद रखिएगा कि जब हम पोलराइजेशन की बात कर रहे थे तो हम बोल रहे थे कि उसके लिए केवल और केवल रिस्पॉन्सिबल है पोटेशियम। अब हम डीपोलराइजेशन की बात कर रहे हैं तो केवल और केवल जो रिस्पॉन्सिबल मटेरियल है एंड दैट इज इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। ठीक है, अब डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी ऑन अपकमिंग ऑफ स्टिमुलस डीपोलराइजेशन स्टार्ट। देखिए, इस टॉपिक को अगर आप समझ लेंगे तो कार्डियक साइकिल और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पढ़ने में आपको बड़ी आसानी होगी, क्योंकि आप पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन को समझ नहीं पाते। पोलराइज स्टेट मतलब क्या होता है, रेस्टिंग स्टेट, यानी दे आर हैविंग नो स्टिमुलस। और डीपोलराइजेशन करने का मतलब आपको एक बात जरूर समझ में आएगी कि डीपोलराइजेशन कब स्टार्ट होगा, जब हमारे पास स्टिमुलस आएगा, यानी सोडियम आयन अंदर आना स्टार्ट किया। एक कंडीशन और एज्यूम करते हैं दोस्त, सोडियम आयन के जस्ट आने से पहले जो यहाँ का जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस था -70 मिली वोल्ट था, लेकिन जैसे ही सपोज करिए कि एक सोडियम आयन अंदर आया, तो फिर पीले से ही दिखाएं अगर हम सोडियम को, तो हम ये बोल सकते हैं कि एक पॉजिटिव अंदर आएगा तो -69 वोल्ट किया होगा, 2 आया होगा -68 हो गया होगा, 3 आया होगा, ऐसे करते 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 चले होंगे -60 आया होगा, -55 आया होगा। -55 की बात सोचते हैं,
जैसे ही कोई स्टिमुलस आया और उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आईसीएफ के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन या पोटेंशियल डिफरेंस वो -55 मिली वोल्ट कर दे। उसके बाद एक्सोलेमा का नेचर थोड़ा सा एब्रप्टली और चेंज होता है और नाउ दिस एक्सोलेमा बिकम्स मोर एंड मोर परमिएबल फॉर सोडियम आयन। बहुत तेजी से एब्रप्टली सोडियम आयन अंदर घुसना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए इस -55 वोल्ट को हम बोलते हैं एंड दैट इज थ्रेशोल्ड वैल्यू। थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ नर्व इंपल्स जनरेशन। यानी इसके बाद बहुत तेजी से हमारा सोडियम आयन अंदर आना स्टार्ट कर देंगे। यानी थ्रेशोल्ड वैल्यू वो मिनिमम वैल्यू है कि किसी भी स्टिमुलस को अगर इतनी पोटेंशियल हो कि थ्रेशोल्ड वैल्यू जनरेट कर ले जाए तो नर्व इंपल्स कंडक्ट करा सकता है। यानी सोडियम आयन इस थ्रेशोल्ड वैल्यू के बाद और तेजी से अंदर घुसना स्टार्ट कर दिए। मान लीजिए -50 हो गया, -45, -40, प्लस में होता चला गया, -40, -55, -50, -40, ऐसे करते 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 सोडियम आयन अंदर आते चले गए 0, +10, +20, +30, +40। कब तक? लेकिन कब तक सोडियम अंदर आएंगे? तो जैसे ये +45 के करीब होता है, 45, अब एक्चुअली देखता रही कितना सोडियम अंदर जाएगा भाई। नाउ एट +45 मिलीवोल्ट, जब आईसीएफ के अंदर +45, +40 से लेके +50 रखते हैं, लेकिन हम मीन वैल्यू ले लें दैट इज +45। जैसे इस पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट हो जाता है, जैसे इतना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है हमारे इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर, द नेचर ऑफ मेम्ब्रेन विल अगेन चेंज। अगेन चेंज हो जाता है इस मेम्ब्रेन का नेचर, और इसी +45 या +40 से लेके +50 तक को हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? एक्शन पोटेंशियल। या इसी एक्शन पोटेंशियल को हम बोलते हैं नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स, इसी एक्शन पोटेंशियल को क्या बोलते हैं हम लोग? नर्व इंपल्स बोलते हैं। जैसे इस एक्शन पोटेंशियल को अचीव करेगा हमारा एक्सोलेमा, वैसे एक्सोलेमा आईसीएफ, वैसे ही एक्सोलेमा फिर से चेंज, माहौल बदल गया एक्सोलेमा का। ना भैया, अब तुम्हें ना जाने देंगे अंदर। क्या होगा भाई? माहौल देख लेते हैं क्या होगा। तो जैसे ही +45 यानी एक्शन पोटेंशियल को जैसे अचीव करेगा, जैसे अचीव करेगा वैसे ही एक्शन पोटेंशियल, यानी अब हम बात कर रहे हैं एक्शन पोटेंशियल की, तो हम ऐसे बात कर लें, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, क्योंकि सोडियम आयन का इन्फ्लक्स हुआ तभी हमने एक्शन पोटेंशियल जनरेट कराया है। यानी बाहर अंदर की तरफ +45 रख लेते हैं। नाउ द नेचर ऑफ मेम्ब्रेन विल अगेन चेंज एंड दिस मेम्ब्रेन विल बिकम परमिएबल फॉर K+ आयन। एक K+ को कहेगी कि बेटा अब आप बाहर जाओ। अब इस +45 को अचीव करने के बाद इस मेम्ब्रेन का नेचर एकदम एब्रप्टली चेंज हो रहा है, और किसके लिए? K+ के लिए। कहता है K+ आप बाहर जाओ, लेकिन कैसे? पहली बार जो जा रहा था K+ बाहर ड्यू टू द आयनिक ग्रेडियंट, अब उससे बहुत तेजी से K+ को अलाउ करता है, बहुत तेजी से K+ बाहर जाना स्टार्ट करते हैं। सिंपल सी बात है कि अगर K+ बहुत तेजी से बाहर जा रहे हैं तो बाहर की तरफ फिर से पॉजिटिव और अंदर की तरफ नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला स्टेज था पोलराइजेशन का, दूसरा डीपोलराइजेशन का, तो तीसरा हम फिर से रीपोलराइज करने लगे, तो K+ की वजह से रीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। रीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा पार्ट में डिवाइड कर लें अगर हम, तो पार्ट में कैसे समझेंगे इसी बात को, तो हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। यानी स्टिमुलस के आने के बाद और स्टिमुलस के आने के पहले की कहानी। यानी स्टिमुलस के ये वाला पार्ट जो हम बोलेंगे, इसमें स्टिमुलस नहीं आया था, इस वाले पार्ट में स्टिमुलस आया था, इस वाले पार्ट में, और फिर इस वाले पार्ट की बात करेंगे। तो पहला जो हमारा स्टेज था, यानी ए स्टेज था, दैट इज ए वाला स्टेज, जिसमें K+ बाहर जा रहा था, K+ बाहर जा रहा था, इफ्लक्स हो रहा था K+ का, तो हम बोल रहे थे पोलराइजेशन हो रहा है। पोलराइजेशन हो रहा है। पोलराइजेशन कब तक हो रहा है? तो जब तक हम -70 मिलीवोल्ट मेंटेन न कर ले। लेकिन -70 मिलीवोल्ट के बाद इसी एक्सोलेमा का नेचर चेंज होता था, और स्टिमुलस के आने के बाद, और इसी पे मेंटेन रखता था उसको। सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम -70 मिलीवोल्ट मेंटेन रखती थी टिल अपकमिंग ऑफ स्टिमुलस। लेकिन जैसे ही कोई स्टिमुलस आता था, ऑन अपकमिंग ऑफ स्टिमुलस, स्टिमुलस आ गया, स्टिमुलस आ गया। जैसे स्टिमुलस आएगा, हमने बताया था कि नेचर ऑफ मेम्ब्रेन विल बिकम चेंज एंड नाउ दिस मेम्ब्रेन विल बिकम परमेबल फॉर सोडियम आयन। सोडियम आयन के अंदर आने की वजह से, यानी सोडियम के अंदर आने की वजह से
एक कार्यक्रम स्टार्ट होता था और उसे हम बोलते थे क्या, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन। और डीपोलराइजेशन कब तक हो रहा है, सोडियम आयन कब तक अंदर आ रहा है, जब तक कि हम +45 मिली वोल्ट, +40 से +50 +45 हम कॉमन रख रहे हैं, इसे हम बोला करते थे एक्शन पोटेंशियल। जब तक हम एक्शन पोटेंशियल डेवलप ना कर लें, इसी एक्शन पोटेंशियल को हम बोलते हैं नर्व इंपल्स। जैसे ये +45 हो रहा है, वैसे द नेचर ऑफ मेम्ब्रेन विल अगेन चेंज। अभी K+ को अलाउ कर रहा है, लेकिन हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि बहुत तेजी से, तो रीपोलराइजेशन स्टार्ट हो गया। तो आपसे पूछा जाए कि रीपोलराइजेशन क्यों होता है, एंड दैट इज ड्यू टू द इफ्लक्स ऑफ K+ आयन। अच्छा, रीपोलराइजेशन तो हो रहा है, लेकिन हमने बताया कि बहुत तेजी से K+ बाहर जा रहा है। आप कॉलेज से, आप अपने घर से कॉलेज जाते हो, कॉलेज से घर जाते हो, दोनों समय आपके स्पीड में, आने जाने की स्पीड में बड़ा डिफरेंस होता है। जब स्कूल घर से कॉलेज आ रहे होते तो बहुत धीमे धीमे आ रहे होते, जब स्कूल छूटता है और घर जा रहे होते बहुत तेजी में भाग रहे होते। तो कभी कभी हम जब बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं तो जहां रुकना चाहिए उससे आगे निकल जाते हैं। तो बहुत तेजी से K+ बाहर जा रहे हैं, तो -70 मिली वोल्ट पे जहां सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम रोकते उन्हें, तेजी से जाने की वजह से थोड़ा सा वो आगे निकल जा रहा है। तो जहां -70 मिली वोल्ट पे रोकते, ये लगभग -90 मिली वोल्ट तक पहुंच जा रहा है, ड्यू टू द एक्स्ट्रा इफ्लक्स ऑफ K+ आयन, एंड दैट इज नोन एज हाइपरपोलराइजेशन। हाइपरपोलराइजेशन, ठीक है, ये हाइपरपोलराइजेशन हो गया। फिर जैसे ज्यादा निकल गए, फिर उन्हें K+ तो एक्टिवली पुश ही कर रहा होगा, और उसका प्रयास होगा कि हम एक्टिवली पुश करके जल्दी जल्दी ICF के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन क्या कर दें, -70 मिली वोल्ट कर दें। इसे हम बोलते हैं रिकवरी फेज। रिकवरी फेज यानी इतने स्टेज के थ्रू होके, यानी नॉर्मली जब स्टिमुलस नहीं आया है तो हमारी जो न्यूरॉन होंगे वो पोलराइज स्टेट में होंगे, और केवल होंगे ड्यू टू द इफ्लक्स ऑफ K+ आयन। जैसे स्टिमुलस आता होगा, डीपोलराइजेशन स्टार्ट होता होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के बाद रीपोलराइजेशन स्टार्ट होता होगा, क्योंकि K+ फिर से बाहर तेजी से जाना स्टार्ट कर दिए, और तेजी से इतने तेजी से बाहर जा रहे हैं कि जहां -70 मिली वोल्ट पे उन्हें रुकना था, वो थोड़ा ज्यादा तेजी से निकलने की वजह से थोड़ा ज्यादा निकल जाते हैं, तो हम उसे बोलते हैं हाइपरपोलराइजेशन। लेकिन सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम उन्हें एक्टिवली पुश कर रहा है कि नहीं भैया, मैंने -70 मिली वोल्ट मेंटेन रखना है, रिकवर करता है। दैट फेज इज कॉल्ड रिकवरी फेज। क्लियर है, यानी फिर से -70 मिली वोल्ट पे आके रख देगा। यानी अब यहां की बात करें नेक्स्ट स्टेप की, तो हम नेक्स्ट स्टेप पे फिर से स्टिमुलस दे सकते हैं। यानी अगर एक स्टिमुलस देंगे तो हमें सेल को, जो भी हमारा सेल है, वो इन स्टेजेस से होके गुजरेगा। ठीक है, तो स्टिमुलस के देने के बाद ये तो हमारा जनरेशन हो गया कि ऐसे नर्व इंपल्स जनरेट होगा, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने को ही हम नर्व इंपल्स कहा करते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, एंड दैट इज कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। कि हमने तो एक पॉइंट की बात की कि किसी एक पॉइंट पे अगर स्टिमुलस आए तो ऐसा होता होगा, लेकिन ये स्टिमुलस फर्दर आगे कैसे बढ़ता है उसकी अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। कि कंडक्शन कैसे हो रहा है नर्व इंपल्स का, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे हम लोग कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स।